सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज है संडे और संडे का मतलब द रेनेगेड इमोर्टल एंड आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो ब्रेकडाउन वीडियो है जरूर से चेकआउट किया होगा, तभी जाके तुम्हें आज के इस वीडियो में मजा आने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस थोड़ा सा रिकैप हो जाए। सो हो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे अपना वांग रेन फाइनली ब्रदर ली युआन की मदद से यहाँ उस मिस्टीरियस स्पेस के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर की वो सेलेस्टा की ट्रेजर पवेलियन भी कहा जाता है वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ हम देख पाते कि 4 एंशिएंट फैमिलीज के अलग अलग मेंबर्स आए हुए थे, जिनकी भाई वांग रेन ऐसे ही वार्ड लगाता है ना, चाहे वो वेदर डाउ का यूज करे या फिर वो यूज करे अपने स्टॉप स्पेल का, भाई बवाल मचा देते हैं और क्या मजा आता है उस एपिसोड में। और इन सब के छक्के छुड़ाने के बाद बहुत ही स्वैग के साथ वो इनसे पूछने लगता है कि मुझे उस पवेलियन के अंदर जाना है, तो बताओ क्या मैं इस लायक हूँ या नहीं। और बस इसी सीन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे वांग रेन सबसे पहले अपने सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को अपने पास रख लेता है। अब सारे के सारे लोग बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं और तभी कहने लगते हैं कि अरे फेलो ताओइस्ट, गुस्सा मत करो ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसके हिसाब से तो हम में से किसी को भी अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्यों है ना। अब यहाँ पे सारे लोग चुप थे, तभी वो कहने लगता है कि वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि फेलो ताओइस्ट क्या आपका कोई कनेक्शन है जू फैमिली के साथ जो कि क्लाइंट डोंगलिन से बिलोंग करता है। जिस पे वांगलिन कोई खास जवाब नहीं देता, तो वो कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अगर आपका वाकई मन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं चैन फैमिली के एक रिस्पेक्टिव एल्डर होने के नाते आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैन फैमिली के एक गेस्ट एल्डर बन जाइए। चिंता मत कीजिए, आपको रिसोर्सेज और जितने भी ट्रेजर्स है वो भरपूर अमाउंट में मिलेंगे, आपके पास सबका एक्सेस होगा। ये सुनकर बाकी सारे हैरान हो चुके थे, लेकिन वांगलिन यहाँ पे जैसे ही देखता है ना उस ट्रेजर पवेलियन का दरवाजा जो कि अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, तो वो समझ आता है कि इन चारों के पास कोई मेथड होगा जिसके जरिए से ये ओपन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। अब तभी यहाँ पे वो वापस से पूछता है कि फेलो ताओइस्ट, बताइए आपका क्या ख्याल है। जिसमें वांगलिन कहता है कि ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद हम इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इस सुनते साथ ही चैन फैमिली का एंसेस्टर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इमीडिएटली यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सभी से कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों मुंह क्या देख रहे हो, आओ इस गेट को ओपन करते हैं। अब जिसके बाद ये सब के सब भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके खड़े हो जाते हैं, हैंड साइन बनाते हुए अपने एक एंसेस्ट्रल टेक्निक का यूज करते हुए फाइनली यहाँ पे उस गेट को समन कर लेते हैं, जो कि एक विशाल का गोल्डन कलर का गेट था। साथ ही यहाँ पे हम देख पाते कि ये जो ट्रेजर पवेलियन के हर एक लेयर थे ना, ये भी गोल्डन कलर के ग्लो करने लगते हैं। अब तभी यहाँ पे चैन फैमिली का एल्डर कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई बेहतरीन सेलेस्टियल स्पेल ही मिले। अब तभी यहाँ पे वांगलिन मन में सोचने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इस गेट को ओपन करने के लिए इन एंशिएंट फैमिलीज के कोई सीक्रेट आर्ट का यूज करना पड़ता है। अब गाइस यहाँ पे बस तुम देखते जाना, भाई सीन इतना बवाल होने वाला है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अब यहाँ पे वांगलिन जैसे ही आगे बढ़ता है और इस जगह पे पैर रखता है ना, अचानक से चारों ओर जो सेलेस्टियल ऑरा है वो काफी तेजी से फैलने लगती है, जिसके चलते यहाँ अचानक थोड़ा वो क्लियर हो जाता है। एक आवाज उसे कहने लगती है कि जो सेलेस्टियल फॉर्चून है इसे हेवन के द्वारा चूज किया जाता है। और तभी एक घोस्टली फिगर उसके सामने बनता है, जो कि पूरा ऐसा लग रहा था कि फॉग से बना है। और तभी अपना हाथ वो आगे करता है और कहने लगता है कि अपने पाम को मेरे पाम के साथ टच करो, और जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर फॉर्चून होगा, जितना तुम्हारा लेवल होगा, उसी हिसाब से तुम्हारे जो फॉर्चून गेट्स है उन्हें ओपन किया जाएगा। वांगलिन उसके पाम में अपना पाम रखता है, जिसके चलते हल्की सी एनर्जी फ्लक्चुएशन निकलती है और ये फिगर गायब हो जाता है। और अगले ही पल वांगलिन यहाँ से गायब हो चुका था। वहीं बाहर सभी लोग वांगलिन का इंतजार कर रहे थे। तभी चैन फैमिली से बाकी सारे फैमिली के जो एल्डर है वो पूछने लगते हैं कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुम सच में उसे अपने फैमिली के गेस्ट एल्डर बनाने वाले हो। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं इस काम में तुम्हारी भी मदद चाहता हूँ। अगर वो हमारे गेस्ट एल्डर बनते हैं ना, तो तुम्हें सबसे पहले उनकी इमेज को क्लियर करना होगा। आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है, हमने एक फेलो ताओइस्ट को खो दिया है, इसके बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये सुनकर बाकी फैमिली के जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि तुम सच बोल, वो बिल्कुल बेबाक बेखौफ है और उसके पास काफी पावरफुल ट्रेजर्स हैं, और अगर वो हमारे साथ हाथ मिला लेता है तो हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे। अब तो उसकी कॉर्पोरल यांग की जो कल्टीवेशन है उसके जरिए से तो वो सर्टेनली 4th फ्लोर के सेलेस्टियल आर्ट को तो हर हाल में ऑब्टेन कर ले। ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वापस से वही घोस्टली फिगर उससे कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारी 8 रैंक यानी कि हाई इमोर्टल, जो कि अच्छी बात है, और इस रैंक के साथ तुम्हें 4th फ्लोर का एक्सेस दिया जाता है। जाओ जेंटलमैन, जाके अपने लिए कोई मनपसंद का ये एक सेलेस्टियल आर्ट तुम चुन सकते हो। अब यहाँ पे वो 4th फ्लोर का गेट ओपन कर देता है, यानी कि उस पैथ को ओपन कर देता है। और भाई वांगलिन इतने में कहाँ खुश होने वाला था। अब वांगलिन सोचने लगता है कि अच्छा, लगता है कि मेरी कल्टीवेशन ही मेरे रैंक को डिसाइड करती है, पर सेलेस्टियल फॉर्चून। हाँ, तभी उसके दिमाग में सबसे पहले सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन की बेटी याद आती है, और वो जानता है कि एक सेलेस्टियल की बेटी से ज्यादा रैंक किसका होगा। तो यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन की बेटी का वो जो पगोड़ा था ना, जो कि यहाँ पर उसे सीनियर ज़ियाओयी ने दिया था, उसे वो बाहर निकालता है और उनकी प्यारी टिंगर वो सीधा उस पगोड़े से बाहर आती है। अभी यहाँ पे वांगलिन उनकी बॉडी को हल्का सा मूव कराते हुए उनके हाथ को आगे ले जाता है। अब यहाँ पे वो जो घोस्टली फिगर था वो भी देख रहा था, और जिसके बाद वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। दोनों जैसे एक दूसरे के हाथ को टच करते हैं ना, तो यहाँ पे जो सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन यानी कि उनकी बेटी का जो रैंक था ना, कल्टीवेशन रैंक, उसको देखकर तो इवन की ये वापस रख लेता है और वो रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सेलेस्टियल लॉर्ड आपका स्वागत है, प्लीज सेलेस्टियल आर्ट्स को आप एग्जामिन कीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। यहाँ पे भाई इसी के साथ वो चले जाते हैं। और यहाँ जैसे ही बाहर सारे लोग, सबको पता था कि यार 4th फ्लोर तक ये जा सकते हैं, लेकिन धीरे
धीरे धीरे करके वो जो पवेलियन के लेवल्स होते हैं ना, जितने लेवल तक तुम जाओगे वो लेवल ग्लो करेगा। 4th लेवल तक तो सबको आइडिया था, लेकिन जैसे ही 5वां लेवल, 6ठा लेवल ऐसे ही बढ़ता है ना, तो भाई सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन सा मिस्टीरियस दाओइस्ट है। लेकिन ये आंकड़ा यही नहीं रुकता भाई। 7th फ्लोर सबके सब शॉक्ड। 8th फ्लोर भाई इनकी आंखें बिल्कुल बाहर आने वाली थी और ये लोग मतलब उम्मीद हार चुके थे कि आखिर इसका लेवल क्या है। यहाँ पे तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि इवन के हमारे 4th फैमिली के जो एंसेस्टर है उन तक के पास इतनी ताकत नहीं, और आज तक सिर्फ जिन एंसेस्टर ने यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन को लगाया है वही बस 8th लेवल तक पहुंच पाए हैं। लेकिन 9th फ्लोर के टॉप तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन गाइस यहाँ वांग लिन के लिए तो भाई 9th लेवल का जो फ्लोर है ना वो ओपन हो चुका था। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए वो स्वैग के साथ जाता है। अब यहाँ पे चैन फैमिली के एल्डर समेत बाकी सारे फैमिली के एल्डर्स के मन में लालच आता है, क्योंकि 9th फ्लोर पे जो भी जाता है वो 9th फ्लोर का बहुत ही तगड़ा वाला सेलेस्टियल आर्ट लेके ही लौटता है। हाँ, नॉर्मल फैंस बताने की जरूरत नहीं है क्या बवाल चीज वांग लिन के हाथ लगने वाली है। फिर वांग लिन 9th फ्लोर पे पहुंच जाता है। सबसे पहले उसे अपने सामने एक स्क्रोल नजर आता है जिसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे थे जो वांग लिन को समझ में नहीं आते, और जिसमें लिखा हुआ था कॉल द विंड, समनिंग द रेन, मैजिकल आर्सेनल, लैंड कोलैप्स, माउंटेन क्रम्बल और डार्क मून क्लियर स्काईज। ये असल में 6 अलग अलग सेलेस्टियल आर्ट हैं जिनके नाम यहाँ पर इस स्क्रोल पे लिखा गया है। अब यहाँ पे वांग लिन काफी सारे स्क्रोल्स देख पाता है, तो वो यहाँ एक को टच करने जाता है, लेकिन पता चलता है कि यार ये सब तो इल्यूशन है। तब वांग लिन को वो बात याद आती है जो यहाँ पर वो जो गार्ड था ना, वो घोसली फिगर उसने बोला था कि सेलेस्टियल लॉर्ड जाइए आगे जाकर सेलेस्टियल आर्ट्स को एग्जामिन कीजिए, एग्जामिन करना। हाँ, यहाँ पे तभी उसी स्क्रोल पे उसकी नजर जाती है जहाँ पे वांग लिन बड़े गौर से उसे देखे जा रहा था, और तभी उसमें एक पेंटिंग बनी हुई थी। और वांग लिन यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो करे क्या, तो वो यहाँ पर इस पेंटिंग को समझना शुरू कर देता है। थोड़ा सा जैसे ही वो ध्यान लगाता है, उस पेंटिंग को इमेजिन करता है, अचानक से जैसे ही वो नजरें खोलता है, उस पेंटिंग में जो कल्टीवेटर या एक लड़का कह लो जिससे कि बनाया गया था, अचानक से वो अपने हाथ को मूव करता है। वांग लिन देख के हैरान था कि ये पेंटिंग ऐसी तो थी नहीं, तो मतलब कि ये मामूली कोई पेंटिंग नहीं है। वांग लिन उसके हर एक मूव को ना यहाँ पे कॉपी करना शुरू कर देता है। जैसे वो हैंड साइन बनाता है वो भी बनाता जाता है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसको कॉपी करता है ना, सडनली यहाँ पर लास्ट मूव को कॉपी करते साथ ही अचानक से यहाँ पे एक तेज रोशनी इमिट होती है, जिसके साथ ही वांग लिन खुद को एक अलग ही जगह में पाता है। और ये असल में वही पेंटिंग थी जैसा कि वांग लिन अब तक बाहर से देख रहा था। वो एग्जैक्टली उसी पेड़ के नीचे खुद को पाता है और कहने लगता है कि ये तो वही पेड़ है जो कि मैंने उस पेंटिंग में देखा था, मतलब कि मैं पेंटिंग के अंदर हूँ। अब यहाँ पर एक एक करके वही सारे वर्ड्स, कॉल द विंड, समनिंग द रेन, मैजिकल आर्सेनल, ये सारे टेक्स्ट उसे दिखाई देते हैं जो कि उसके आसपास अचानक से काफी तेजी से घूमने लगते हैं। और अगले ही पल वांग लिन खुद के सामने एक अलग ही जगह को देख पाता है। और ये दौर असल में सेलेस्टियल दौर था, यानी कि तब जब सेलेस्टियल रहा करते थे जो कि यहाँ पर अपने अपने बीस्ट के ऊपर सवार होकर जा रहे थे, तभी एक बंदा बात करता है कि वो सेरेमनी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। क्यूरियोसिटी के साथ अपना वांग लिन अपने डिवाइन सेंस को आगे बढ़ाता है और इसे वही कलेक्शन पवेलियन देखने को मिलता है जिसके अंदर इस वक्त ये मौजूद है। और तभी आसपास की जगह को जैसे ही वांग लिन देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि वो इस वक्त असल में थंडर सेलेस्टियल रियलम में है, वो भी पुराना वाला वर्जन में। अब यहाँ पे वांग लिन उड़ते हुए पहुंच जाता है, तभी इसके पीछे से एक बंदा अपीयर होता है जिसका नाम श्याओ जी है, जो कि असल में रैंक 9 का एक इमॉर्टल है। और गाइस ये वही बंदा है जैसे कि हमने प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियो में देखा था, स्पेशली वो लेटर जब वांग लिन ने उसी मिस्टीरियस स्पेस में जाके कलेक्ट किया था ब्रदर ली युआन के साथ। अब वांग लिन इसे देखते साथ ही कहता है कि ये तो वही है। अब तभी यहाँ पे श्याओ याओजी अपने ब्रश को निकालते साथ ही सबके सामने पेंटिंग बनाने लगता है। सभी लोग कह रहे होते कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं पर्सनली इन्हें देख पाऊंगा पेंटिंग बनाते हुए। अब तभी यहाँ पे श्याओ याओजी उस पेंटिंग को बनाते हैं जैसे कि वांग लिन इस वक्त देख रहा है, जिसके अंदर वो मौजूद है। और सभी लोग देखकर कहने लगते हैं कि क्या प्योर सेलेस्टियल पावर है, तो सच में बहुत कमाल का लग रहा है। यहाँ पे सभी लोग उनकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं। अब सडनली यहाँ पे सीनियर श्याओ याओजी हंसते हैं, अपने ब्रश को रखते हुए कहने लगते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा कलेक्शन पवेलियन का जो ओपनिंग सेरेमनी है ना, ये सच में अपने आप में सेलेस्टियल रियलम का बहुत ही खास ओकेजन है जिसमें बहुत मजा आता है। और मैं इमॉर्टल किंग श्याओ याओ, मैं इस पेंटिंग को इस कलेक्शन पवेलियन में आज के इस हो रहे जश्न के नाम पे ऑफर करता हूँ। अब यहाँ पे सभी लोग खुश थे, लेकिन वांग लिन तो वही चीज मिसिंग पीस को ढूंढ रहा था, यानी कि वो लड़का जो पेंटिंग में दिख रहा था लेकिन इसमें है नहीं है। तभी यहाँ पे सीनियर श्याओ याओजी ऊपर की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि भाई फैन, अब क्योंकि तुम एक सेलेस्टियल एम्परर बन चुके हो, अब वांग लिन जैसे सेलेस्टियल एम्परर सुनता है तो भाई वो भी उसी डायरेक्शन देखता है किया है। तभी यहाँ पे सीनियर बताने लगते हैं कि आज इतना बड़ा दिन है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतने कंजूस बनो। अब तभी यहाँ ऊपर से काफी ब्राइट लाइट इमिट होती है और इसी के साथ सेलेस्टियल एम्परर बाय फैन, गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम हम इनका कंप्लीट लुक देख रहे हैं। और जैसे ही सेलेस्टियल एम्परर बाय फैन के एंटर होती है ना भाई थंडर सेलेस्टियल रियलम के एम्परर, तो यहाँ सभी लोग इज्जत के साथ अपने सेलेस्टियल एम्परर का वेलकम करते हैं। अब यहाँ सेलेस्टियल एम्परर बाय फैन इनके बीच आते हैं। इसी के साथ हमें इनका फुल्ली इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि सेलेस्टियल एम्परर बाय फैन जिस दौर की ये जो झलक उसे दिखाई जा रही है ना वांग लिन के, उस दौर में इनकी कल्टीवेशन अर्ली निर्वाणा वर्ल्ड है। और इसी के साथ गाइस द रेनेगेड इमॉर्टल की अब तक की सीरीज में, एंटायरली सीरीज में ये फर्स्ट और पहला और इकलौता पर्सन है जो कि थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर है, और पहला पर्सन एज अ थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के रूप में हमारे सामने
पेश किया गया है। अब यहाँ पे निर्वाणा वॉइड अर्ली स्टेज की कल्टीवेशन, यहाँ पे तभी वो शाओजी से कहने लगता है कि क्या बात है, हाँ तुम्हारा टेम्पर तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जिस पर शाओजी भी हंसता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही मान लो, अब जबकि मैंने अपना काम कर दिया, तुम एक एम्पर हो, अब तुम्हें अपना काम करना चाहिए। और मुझे पता है कि हमारे एम्पर का दिल बहुत बड़ा है, तुम यहाँ पे जरूर से कुछ ना कुछ तो ऑफर कर ही सकते हो। अब ये सुनते साथ ही वो अपने डिसाइपल से कहने लगते हैं कि आगे और मुझे बताओ इस पेंटिंग में अभी भी क्या कमी है। अब यहाँ पे हम उनके डिसाइपल को देख पाते हैं जो कि गाइस और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है। और यहाँ पे किंग शुई के भाई अडल्ट लुक, गाइस अच्छे से देखो नॉवल फैंस, ये है हमारे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई। अब यहाँ उस टाइम जब वो डिसाइपल थे ना, यानी कि सेलेस्टियल लॉर्ड बने नहीं थे, तब यहाँ पे उनकी कल्टीवेशन पीक निर्वाणा शैटर्ड दिखाया गया है। और इसी के साथ रेफरेंस के लिए नीचे बताया भी गया है कि ये आगे चलकर थंडर सेलेस्टियल रियल्म के सेलेस्टियल लॉर्ड बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सेलेस्टियल एम्परर जो किंगलिन की बेटी जिसके पावर का यूज करके, जिसकी कल्टीवेशन पावर का यूज करके वांगलिन यहाँ 9th फ्लोर तक आया है, 9th रैंक तक आया है, जैसे वो एक सेलेस्टियल लॉर्ड है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी एक सेलेस्टियल लॉर्ड है। अब तभी यहाँ पे किंग शुई अपना काम करने के लिए पहुंच जाते हैं और तभी पेंटिंग को देखते साथ ही बताने लगते हैं कि मास्टर इसके अंदर पेड़ तो है लेकिन हवा नहीं, इसका फॉर्म वो तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसकी जो स्पिरिट है वो अभी भी अधूरी है, जैसे कि इसके अंदर कोई स्पिरिट है ही नहीं। तो बताइए कैसा रहेगा अगर हम इसे कॉल द विंड का एक ट्रेस दे दें। ये सुनते साथ ही सेलेस्टियल एम्परर समेत सीनियर शाओजी सभी लोग हंसने लगते हैं। वांगलिन जब कॉल द विंड का सुनता है उसकी आंखें भी एकदम ना एक पल के लिए चमक उठती हैं और तभी सेलेस्टियल एम्परर आगे आते और कहने लगते हैं कि ठीक है फिर ऐसा ही सही। और वो सबके सामने अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आज मैं इस पेंटिंग के अंदर अपने कॉल द विंड स्पेल को लॉक करने वाला हूँ, सील करने वाला हूँ। और जिसके बाद वो एग्जैक्टली ऐसा करते भी है। इसी के चलते इसके अंदर उस लड़की की पेंटिंग आ जाती है, जैसे कि फॉलो करते हुए वांगलिन यहाँ पे आ चुका था। और तभी सेलेस्टियल एम्परर बताने लगते हैं कि इसे कलेक्शन पवेलियन के 9th फ्लोर में रखा जाएगा। और जो हैंड सील यहाँ पे पेंटिंग में बताई गई है ये असल में इस पवेलियन का कंट्रोल सील है और ये चीज उस चुनिंदा इंसान के लिए सील रहेगी जिसकी किस्मत में इस अपॉर्चुनिटी को पाना लिखा है। ये कहते साथ ही वो पलटते हैं ना और सीधा वांगलिन की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि जैसे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वही इस स्पेल को इनहेरिट करेगा और आगे बढ़ाएगा। तभी वांगलिन इस पेंटिंग से बाहर आ जाता है एक अलग ही जगह पर जहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन का फलक हो जाता है। और एम्परर बताने लगते हैं कि कभी कभी जो असली सच होता है ना वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है समझना। वाइन की शुरुआत डकवीट के एक छोटे से फॉर्म से होती है, धीरे धीरे करके ये बहुत बड़ा बन जाता है। हालांकि ये बिल्कुल फॉर्मलेस और अनसीन होता है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिविंग बीइंग्स को ये नरिश करता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही लाइफ को फ्लोरिश बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जो पावर ऑफ द विंड है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है और ये अपनी हदों को हमेशा तोड़ता ही जाता है। इसी के साथ अचानक से उनके पीछे से काफी बड़े बड़े टॉर्नेडो बनने लगते हैं जो कि यहाँ पर हवा कहते हैं कि जो चीज अब तक तुम्हें इतना ज्यादा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट लग रही थी यही सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है और सेकंड्स में सभी को खत्म कर सकती है। इसी के साथ वो अपने फिंगर टिप के जरिए से यहाँ कॉल द विंड का यूज करते हैं जिसके चलते यहाँ पर चारों तरफ से ऐसे काले बादल टाइप की चीजें निकलने लगती है और धीरे धीरे करके ये 7 बड़े बड़े काले ड्रैगन्स का फॉर्म ले लेता है। अब तभी यहाँ पर बताने लगते हैं कि इसकी ताकत बहुत ज्यादा है जो कि बोन को क्रश करके उनकी सोल तक को शैटर कर सकती है। अब यहाँ पे वो वांगलिन के ऊपर कॉल द विंड से अटैक करते हैं। वांगलिन अपने डिफेंस का यूज करता है उसको रोकने के लिए और यहाँ उसके जाइंट से पेड़ से जैसे ये टकराते हैं ना ये सारे ड्रैगन्स तो यहाँ उसे प्रेशर फील होता है। एम्परर बताने लगते हैं कि एक बार तुम इस पावर को व्हील्ड करोगे तो तुम जो वाइन है जो हवा है उसको कमांड कर पाओगे। अब वांगलिन के भाई पसीने छूट चुके थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट तक को जैसे ये बीच से तोड़ रहा हो। धीरे धीरे करके ये जो डिफेंसिव स्पेल था यानी कि 18 प्लम रिस्ट्रिक्शन ये तक टूटने लगता है और सडनली वो तक क्रैक कर चुका था। वांगलिन हैरान था और कहने लगता है कि तो क्या यही है कॉल द विंड की पावर। अब ये जो स्पेल था ना ये कहीं ना कहीं वांगलिन को चारों तरफ से बिल्कुल कॉर्नर कर देता है। अब यहाँ पे एम्परर की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि अब तुम इस स्पेल को कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो, यानी ये कम्प्लीटली तुम पे डिपेंड करता है। वांगलिन को स्पेल मिल चुका था, अब बस उसे इसे कॉम्प्रिहेंड करना है। अब तभी हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो ट्रेजर पवेलियन था ना इस लाइट इमिट हुई थी वो वापस से अपनी जगह लौट जाती है। इसी के साथ वांगलिन उस गेट से बाहर आता है, काफी ज्यादा मतलब ऐसा सोच में था, डीप थॉट्स में, और वांगलिन बस उसी चीज को रिकॉल कर रहा था। अब यहाँ पे चैन फैमिली के एल्डर कहने लगता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि फेलो दाओइस्ट आपकी जो ट्रिप रही है 9th फ्लोर तक वो काफी ज्यादा कमाल की रही होगी, है ना? तो क्या प्लीज हमें भी वो स्पेल दिखा सकते हो? हम भी विटनेस करना चाहते हैं कि आखिर 9th फ्लोर पे कौन सा स्पेल आपको मिला। अब वांगलिन यहाँ पर कॉल द विंड रिमाइंड करते हुए ना अपने हाथ में एक छोटे से टॉर्नेडो को बना लेता है जिसे देखकर सभी उसके सेलेस्टियल ऑरा को फील कर लेते हैं। अब यहाँ पे भाई इन सब की ना नियत डोल जाती है, सभी आंखों आंखों में इशारा करते हैं और मन में कहने लगते हैं कि अगर एक से ज्यादा किसी गेस्ट एल्डर को सेम स्पेल मिल जाए तो इसमें क्या खराबी है। वैसे भी वो तीनों हवा में जंप करते हैं। सबसे पहले चैन फैमिली का एल्डर भाले से उसके ऊपर हमला करता है, बाकी
ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक शील्ड को कास्ट करते हैं और एक रे ऑफ लाइट सीधा वांग लिन की तरफ बढ़ा देते हैं। वांग लिन भाई वो डेढ़ होशियार इंसान है, वो इमीडिएटली उस कॉल द विंड को इनकी तरफ अनलीश करता है और यहाँ जैसे ही कॉल द विंड का यूज करता है यहाँ पे वो ब्लैक स्मोक निकलता है, सबसे पहले इनके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब वांग लिन यहाँ इसका ट्रू मैनिफेस्टेशन यूज करता है और यहाँ दो ड्रैगन फॉर द फर्स्ट टाइम वांग लिन यूज करता है और एक साथ दो ड्रैगन्स का यूज करते हुए जो दो बंदे साथ मिलकर अटैक कर रहे थे उनमें से एक की शील्ड को ब्रेक कर देता है, दूसरे वाले के सोल को शैटर करते हुए बॉडी को ही पूरा मिटा देता है। ये नजारा देखते साथ ही चेन फैमिली और जो दूसरा फैमिली का दोनों एल्डर उल्टे पैर भागने लगते हैं। वांग लिन इन्हें पकड़ने के लिए चाहता है लेकिन कॉल द विंड यूज करने के चलते इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसकी ओरिजिन एनर्जी काफी ज्यादा ड्रेन हो चुकी थी। इसी के चलते वांग लिन अब यहाँ पर इनके पीछे नहीं जाता, तो वो यहाँ पर जिस बंदे को भी निपटाया ना उसकी जो ओरिजिन एनर्जी और जो उसके प्री मॉडल सोल के बच्चे कुछ ट्रेसेस जो डिसअपीयर हो रहे थे ना अपने पास रख लेता है और तभी यहाँ पर अपने दोनों ट्रेजर्स को बाहर निकालता है, यानी कि सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प और सोल फ्लैग, और दोनों को इन दोनों के पीछे छोड़ देता है और कहने लगता है कि जो चीज मैंने खोई है ना वो मैं तुम्हारी प्री मॉडल स्पिरिट से ऑब्टेन करूंगा। यह वो बंदा जिसकी बॉडी को वांग लिन ने ऑलरेडी डैमेज कर दिया था उसको तो यहाँ पे वो अपने सोल फ्लैग में रखता है, लेकिन मूवी में तुम्हें पता चलेगा कि ये सोल फ्लैग नहीं, असल में वांग लिन ने अपने अंडरवर्ल्ड रिवर में ही एक ऐसा मिस्टीरियस स्पेस बनाया है जहाँ पर वो सोल को कैप्चर करके रखता है। पर क्योंकि ये मूवी के आगे की स्टोरी और अभी तक वो चीज रिवील नहीं हुई है इसीलिए यहाँ पे सोल फ्लैग को दिखाया गया है। मुझे लगा कि ये चीज तुम्हें बतानी चाहिए क्योंकि यार मैंने नॉवल पढ़ी है तो मुझे पता है। अब यहाँ पे जो भाई चैन फैमिली का एल्डर था जो कि दरवाजे के बिल्कुल मुंह पे पहुंच चुका था तभी आके सीधा ऊपर से धड़ाम ये जो सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प था उसके नीचे बेचारा कुचले जाने लगता है। वांग लिन से माफी मांगता है, वांग लिन निकालता है कर्मा विप को और चला के मारता है। अब वो कहने लगता है कि प्लीज हम बातचीत से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वांग लिन तो उसकी सोल के ऊपर हमला करता है और सीधा उसे निकालते जाते उसकी बॉडी वहीं पे शैटर्ड हो जाती है। यहाँ पे उसके प्री मॉडल सोल को डिस्ट्रॉय करके वांग लिन कुछ हद तक अपनी ओरिजिन एनर्जी को पा लेता है। अब बचा था दूसरा और आखिरी बंदा। अब यहाँ पे वांग लिन उसे भी मारने चाहता है तो वो उसे बड़ी बड़ी धमकी देता है कि भाई 4 फैमिलीज तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम जहाँ कहीं भी जाओ तुम बच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे वांग लिन को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी और एंड में वो कहने लगता है कि देखो अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हारे लिए कवर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सबसे बात कर लूंगा। लेकिन वांग लिन उसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी भी ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ वांग लिन को पहले से बेहतर लगता है। अब वांग लिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ जाता है हील होने के लिए। इस दौरान तभी उसकी नजर जाती है उसी ट्रेजर पवेलियन की तरफ जिसे देखते साथ ही उसे याद आता है कि सेलेस्टियल एम्पायर बाइफान ने एंड में ये कहा था कि ये जो हैंड सील है ना इस पेंटिंग के ऊपर असल में इस पवेलियन का कंट्रोल सील है। अब वांग लिन जैसे उसे याद करता है तो उस बात को वो रिपीट करता है और तभी इसके दिमाग में वही बात आती है जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है कि हाँ मतलब इसके जरिए से तो फिर मैं इस पवेलियन को कंट्रोल कर पाऊंगा, इसे अपने पास रख पाऊंगा। वांग लिन उस हैंड साइन को याद करते हुए जैसे ही हल्का सा परफॉर्म करता है अचानक से ये जो कलेक्शन पवेलियन है ये श्रिंक हो जाता है। बस फिर क्या जैसे जैसे पूरे हैंड साइन को ये बनाता है ना ये बिल्कुल इसके ना पाम साइज का हो जाता है और तभी वो उसे अपने तरफ सक्शन फोर्स से खींचते हुए अपने पास इसे रख लेता है। और वांग लिन जानता है कि भाई 4 फैमिली के 4 नमूनों को निपटाया है, हल्ला मचाया है और शोर ना हो ऐसा हो कैसे सकता है। वांग लिन अब थोड़ा सोचने पड़ जाता है कि यार कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। तभी वांग लिन कहने लगता है कि अब जबकि बात इस हद तक बिगड़ चुकी है तो थोड़ा और बिगाड़ते हैं और तभी उसकी आंखों का वही रूथलेसनेस जो कि वाइब देती है। और यहाँ जैसे ही वांग लिन यह प्लान बनाता है इमीडिएटली सबसे पहले बाहर मौजूद लियोन से कांटेक्ट बनाता है और कहने लगता है कि ब्रदर लियोन मेरे पास एक प्लान है लेकिन उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। वही दूसरी तरफ लियोन भी जैसे ये सुनता है तो वो रेडी हो जाता है। जिसके बाद कुछ दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिन ने यहाँ पे ट्रेजर पवेलियन को ऐसा सेट करके रखा था कि आसपास उसने एक धमाकेदार बैरियर को ऐसा गिफ्ट के तौर पे इन लोगों के लिए रख दिया। यहाँ पे वांग लिन ने इतना सॉलिड प्लान तैयार किया था और तभी वो हंसते हुए कहने लगता है कि अब देखते हैं कि उन्हें ये तोहफा कितना ज्यादा पसंद आता है। ये कहते हुए वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब तभी 3 दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो 4 ग्रेट फैमिलीज थे ना उनके एक एक करके बाकी के एल्डर आने लगते हैं जो कि लू फैमिली और बाकी सारे फैमिलीज थे और बारी बारी ये सभी लोग ना आते जाते रहते थे। इस बार लू फैमिली का जो कल्टीवेटर है यानी कि जल्डर है जो कि इल्यूजनरी यिन पे है जिसका नाम लू ह्यूचेंग है, वो कहने लगता है कि मैं इस बार डेफिनेटली 3rd फ्लोर पे तो जाके रहूंगा। जिस पे चैन फैमिली का एल्डर कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम 3rd फ्लोर पे जाने का कह रहे हो तो मैं तुमसे पीछे थोड़ी रहूंगा, मैं तो वही फिर 4th फ्लोर के लिए ट्राई करूंगा। ये कहता साथ ही दोनों यहाँ पे अपने पावर्स को एक साथ यूज करते हैं। गेट यहाँ पे अपीयर होता है लेकिन भाई अगले ही पल ये ना एक ऐसे सर्कल के अंदर फंस जाते हैं जिसे देखते साथ ही ये खुद भी हैरान थे। वो समझ जाते कि एक ट्रैप है और जिस ट्रेजर पवेलियन के लिए इन्होंने हैंड साइन बनाते हुए एक्टिवेट किया था ना भाई वो गायब हो चुका है। अब तभी ये लोग उस बैरियर को तोड़ने में लग चुके थे। लेकिन यहाँ पे वांग लिन ने लियोन की मदद से एक ऐसे रेस्ट्रिक्शन बॉल को क्रिएट किया था कि जितना ज्यादा आउटसाइड फोर्सेस पे डाला जाएगा उसका दुगना रिपेल यहाँ पे होकर इन्हीं को लगेगा, जिसके चलते बस ये लोग बाउंस होते रहते हैं और अगले ही पल अगले लेवल पे ये पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का एक दूसरा पोर्टल ओपन होता है और यहाँ इसके जरिए से ये लोग उसी बॉल के अंदर ट्रैप होकर बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारे लोग जो कि यहाँ पे आए थे ना स्पेल लेने के चक्कर में जो ट्रैप होकर रह गए उनसे सीधा ये जा मिलते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग चीखते चिल्लाते रह जाते हैं कि आखिर वो कौन है
जिसने कि हमें यहाँ पे ट्रैप किया है, हमारी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अब यहाँ पर ऐसे ही दर्जनों लोग थे जिसे कि वांग लिन ने ट्रैप किया था, और अगले पल जैसे ही लोग उस मिस्टीरियस रियलम में ट्रैप हो जाते हैं, वापस से जो इल्यूजन यहाँ पे ब्रदर ली युआन ने लगाया था उस कलेक्शन पवेलियन का, वो इमीडिएटली सेट हो जाता है। वांग लिन यहाँ से तेजी से निकल रहा था और उसे अच्छे से पता है कि जिस कॉन्टिनेंट पर वो जो ट्रेजर पवेलियन लगाया था उसने उस पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, एक तरीके से सील कर दिया है, और जिसके चलते आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ पर जितने भी 4 ग्रेट फैमिलीज के जो एल्डर्स हैं वो लोग एक एक करके यहाँ मारे जा चुके हैं। और ना ही मैं इस बात का इतनी जल्दी पता लगने दे सकता हूँ, एटलीस्ट जब तक मैं स्ट्रॉन्ग इनफ ना बन जाऊँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के लिए अगर मैंने उस ट्रेजर पवेलियन को वहाँ से कम्प्लीटली डिसअपीयर कर दिया तो फिर सबका ध्यान फिर मुझ पे जाएगा, और फिर ये मेरे फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए वहाँ पर उस इल्यूजन का होना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अब यहाँ से वांग लिन निकलने का प्लान बना चुका था, यानी कि थंडर सेलेस्टियल रियलम से, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रदर ली युआन कहने लगता है कि ब्रदर ज़ू, क्या आप वाकई में उस ओर नहीं चलोगे, उस ब्रेकमैन कॉन्टिनेंट पर जहाँ पर से इतनी टेरिफाइंग सेलेस्टियल पावर सर्च हो रही है। अब वांग लिन उस ओर डिवाइन सेंस से देखता है तो यहाँ पर सेम चीज उसे एक होल नजर आती है, और वही एनर्जी फ्लक्चुएशन फील होती है जो कि उसने इससे पहले वाले में फील किया था, और जहाँ वांग लिन के ऊपर जी रियलम से अटैक भी हुआ था। अगर तुमने प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियोस देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। अब वांग लिन मुंह पे मना कर देता है, कहने लगता है कि हमारे ख्याल से हमारा जो भी काम था इस सेलेस्टियल रियलम में वो पूरा हो चुका है, और हमने इस ट्रिप से बहुत सी चीजें हासिल की है, तो बेहतर यही होगा कि यहाँ से हम निकल जाएं। अब यहाँ पे रास्ते में वो ब्रदर ली युआन का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी वजह से वांग लिन को कितना कुछ मिला है, इवन कि वो उसे ट्रेजर पवेलियन भी देता है। लेकिन यहाँ पे ब्रदर ली युआन अच्छे से जानता है कि जितना कीमती ट्रेजर होगा उसके पीछे उतना बड़ा डिजास्टर छिपा हुआ है, तो वो इसे रखने से मना कर देता है और कहता है कि वैसे भी आपने मेरी जान बचाई है तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि ना जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उसके लिए थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो वेस्ट का गेट है इन्हें वहाँ पे पहुंचना होगा अगर इन्हें थंडर सेलेस्टियल रियलम से बाहर जाना है तो। अब यहाँ उसके पास थंडर फर्नेस भी मौजूद था कि जिसके जरिए से उस गेट को ओपन किया जा सके। ये लोग तेजी से उस ओर एक्सेलरेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ थंडर सेलेस्टियल रियलम का जो वेस्टर्न प्लेन्स था वहाँ पर तो माहौल कुछ और ही था, जहाँ पे सारे लोग उसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर की वो सेलेस्टियल फ्लक्चुएशन फील हो रही थी इंटेंस अमाउंट में। सभी लोग अपनी पावर्स के जरिए से यहाँ पर एक बहुत बड़े से गड्ढे को क्रिएट करते हैं और एक साथ ट्रेजर की तलाश में ना सीधा उस गड्ढे में कूद जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि अंदर कौन सी बवाल चीज इनके इंतजार में बैठी हुई है। जैसे ये लोग डीप के एरिया में जाते हैं ना, अचानक से यहाँ पे वही सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, और तभी यहाँ पे जी रियलम से ऐसा तगड़ा वाला अटैक होता है ना इनके ऊपर, भाई उल्टे पैर दौड़ते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाते। जिसके बाद इनकी बॉडी उस फॉर्मेशन के ऊपर जा गिरती है, और यहाँ उनकी वाइटलिटी को अब्सॉर्ब करके जो पर्सन इस बैरियर के उस पार हील हो रहा है ना, वो कहने लगता है कि बस थोड़ा सा और। इसी के साथ हमें उस केव के डीप डाउन उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसकी आवाज सुनाई जा रही थी, वही बंदा जो कि उस बैरियर के उस पार है। ओ भाई गाइस, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारी सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई है। यार इनके पास्ट की शक्ल में मत जाना, देखो मुझे पता था यार पास्ट में इतना इनोसेंस सा दिया गया है, बट नॉर्मल फैंस तुम्हें पता है कि यार क्या ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद किंग शुई इतना ज्यादा बदल गए। आई नो कि तुम में से बहुत से लोग भी किंग शुई की फॉर द फर्स्ट टाइम लुक देख कर ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन भाई क्या एंड में इन लोगों ने मतलब बवाल मचा दिया। यहाँ पे किंग शुई बस तुम्हें इतना ही कहता है कि बस थोड़ा सा और, जिसके बाद मैं वापस जाग जाऊंगा। और गाइस इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और हाँ अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।